ओके बच्चों, वेलकम। सो लास्ट टॉपिक जो हम लोग ने डिस्कस किया था उसमें बात की थी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं और रिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होते हैं। अब आगे हम लोग एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन ढूंढने जा रहे हैं जो कि बेसिकली वर्क और हीट के अंदर है। देखो भाई, जैसे आप अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ो, तो जैसे आप दोनों हथेलियों को रगड़ोगे तो आपको गर्माहट अपनी तो स्किन में महसूस होगी। इसका मतलब है जब हम वर्क करते हैं तो वो किसी न किसी तरह से हीट के साथ संबंध होता है, तभी तो आपको गर्माहट महसूस होती है अपने हाथ में। अच्छा देखिए, आपके हाथ की जो गर्माहट होती है उसकी वजह से आपने अगर अपनी हथेली पे बर्फ़ रख लिया तो बर्फ़ जो है वो धीरे धीरे पानी में कन्वर्ट हो जाता है, तो अपने फेज को चेंज कर अपनी अवस्था को बदल देता है। आइए देखते हैं, वेन एवर अ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट अ चेंज इन एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ इट। तो बर्फ़ में क्या होता है, मॉलिक्यूल की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, मतलब उसके अंदर जो संभावनाएं होती हैं गति करने की वो कम होती हैं। लेकिन जब आप उसको हीट देते हो तो धीरे धीरे उसके अंदर की जो एनर्जी की अवस्थाएं हैं ये बदलने लगती हैं, एनर्जी कंडीशन चेंज होता है और इसकी वजह से आपको फेज का चेंज होता हुआ दिखाई देता है। अब दिस चेंज इन एनर्जी में अपीयर इन द फॉर्म ऑफ हीट और वर्क। अब 1850 में जूल ने एक संबंध बताया था मैकेनिकल वर्क में और हीट के बीच में। आप देखो W जो होता है और H, W यहाँ वर्क है, मैकेनिकल वर्क है, और H हीट है। तो W और H आपस में इंटर रिलेटेड हैं और इनके बीच में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसको नाम दिया गया मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ओके, सो ये था। आगे हम लोग बात करेंगे इन जूल और उनके लॉ के बारे में। तो सामान्य रूप से हीट तो इलेक्ट्रिकल या और किसी फॉर्म में एनर्जी जो होती है वो होती है, तो हम दो तरह से हम कह सकते हैं। एक हम जनरलाइजेशन करने जा रहे हैं यहाँ पर। जैसे आप देखो कि हम दो तरह के फैक्टर डिफाइन कर सकते हैं, इंटेंसिटी फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर। क्या मतलब है इनके, देखते हैं आने वाले एग्जाम्पल। जैसे हीट है तो हीट में आप कहते हो कि टेम्परेचर को अगर हम हीट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो हम हीट को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हीट क्या है, हीट कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी फैक्टर है, और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो इंटेंसिटी फैक्टर है। ऐसे ही आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब लिखते हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वोल्टेज इनटू करंट का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ वोल्टेज जो होता है वो इंटेंसिटी फैक्टर होता है और जो करंट होता है वो कैपेसिटी फैक्टर होता है। यहाँ जस्ट आपको एक जनरलाइजेशन हम बता रहे हैं, एक फिजिक्स के स्टूडेंट होने के नाते आप एक जनरलाइजेशन आप देख सकते हो। तो जैसे वोल्टेज डिफरेंस मोटिवेट करता है चार्ज के फ्लो को, उसी तरह से टेम्परेचर का डिफरेंस जहाँ होता है तो उस टेम्परेचर के डिफरेंस को देखते हुए हीट एक हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। तो हम एक तुलना यहाँ पर कर रहे हैं अपनी जो नॉलेज है हमारी हीट और करंट और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में, और जो हमारी नॉलेज है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जो हीट टेम्परेचर और हीट कैपेसिटी की है। दिस इज जस्ट एन एनालॉजी, एक संबंध था। अब आते हैं अपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। चलिए मैं जल्दी से इसको रीड कर देता हूँ स्टेटमेंट। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड although it can be transformed from one form of other। अब आप कहोगे ये तो हम पहले से जानते हैं, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स असल में थर्मोडायनेमिक्स के सेंस में, हीट के फ्लो के सेंस में, जहाँ टेम्परेचर वगैरह की बात होती है उस सेंस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो हीट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नथिंग बट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो whenever energy in one form disappears, an equal amount of energy in some another form must appear। ठीक है, एक तरह की ऊर्जा अगर दिखनी बंद हो गई तो इसका मतलब वो ऊर्जा नष्ट नहीं हुई, वो कहीं दूसरी जगह या किसी दूसरे रूप में आपके सामने आ जाएगी। द लॉ इज बेस्ड ऑन क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस ऑफ एजेस दैट, ये क्या कह रहा, क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस ऑफ एजेस, मतलब इस लॉ को जब लोगों ने बताया तो युगों, मतलब बहुत लंबे समय के अनुभव के बाद बताया। अनुभव होने का मतलब प्रयोगों के द्वारा, प्रयोगों से जो अनुभव पाया है उसके आधार पर इस लॉ को बताया गया है।
अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हेल्महोल्ट्ज ने 1847 में एक स्टेटमेंट दिया था परपिचुअल मोशन के बारे में, तो उसके टर्म में भी आप कह सकते हो इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परपिचुअल मोशन मशीन, यानी एक ऐसी मशीन विच कैन प्रोड्यूस एनर्जी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ओके, तो देखो अब यहाँ पर जरा समझो, लोगों ने कहा कि जैसे अगर हम हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कितना अच्छा होगा अगर हमने वर्क को, हमारे पास वर्क है या हमारे पास हीट है, सपोज हमारे पास हीट है, हीट को हमने वर्क में कन्वर्ट किया, वर्क करके हम मनी कमा सकते हैं, तो हम क्या करें, हीट को वर्क में कन्वर्ट करें, वर्क को फिर हम सीधे मनी में कन्वर्ट करें। अगर हमारे पास कोई ऐसी मशीन आ जाए जो कंटिन्यूअस तरीके से हीट प्रोड्यूस करती रहे, कन्वर्ट को हीट कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, किसी अदर फॉर्म से कन्वर्ट ना करें, आप लगातार हीट प्रोड्यूस करो, तो उस लगातार हीट प्रोड्यूस करके आप वर्क प्रोड्यूस कर सकते हो, उससे आप बहुत सारा पैसा बना सकते हो अगर हम हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऐसा, तो इस तरह अगर मान लें कि इस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो उस तरह की मशीन को हम परपेचुअल मशीन कहते हैं। और आइडिया तो था ही उस जमाने में कि भाई परपेचुअल मशीन बन जाए, जिसने परपेचुअल मशीन बना ली उसको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो यहाँ पर हेल्महोल्ट्ज उन गुंजाइशों पर एक रोक लगाते हैं कि भाई रुक जाओ, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट परपेचुअल मोशन मशीन, मतलब ऐसी मशीन जिससे हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते रहे विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। हाँ, एनर्जी उत्पन्न हो और एनर्जी खर्च ना हो, ऐसी आपके पास मशीन नहीं बनेगी, ऐसा हो नहीं सकता, यह असंभव है। तो इस तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात आती है। आइए इसका स्टेटमेंट देखते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट बिटवीन इंटरेक्शन ऑफ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। एसेंशियली एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड एंड अ मैथमेटिकल मॉडल ये है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई टोटल एनर्जी जो है सिस्टम की और सराउंडिंग की, उसका कुल जमा जोड़ 0 होगा। यहाँ चेंज की बात हम कह सकते हैं ना, एक तरह से आप ये कह सकते हो कि जितनी एनर्जी आपके पास सिस्टम की है वो या तो सराउंडिंग में किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी या उसी तरह से कन्वर्ट होती रहेगी। कोई भी डिस्ट्रैक्शन या कंस्ट्रक्शन ऊर्जा का हम नहीं देख पाएंगे। और भी तरीकों से इसको कहा गया है, जैसे द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ किसी तरह का व्यवहार ना रखे। आप एग्जाम टाइम में आइसोलेट हो जाते हैं, आप किसी मित्र से, किसी से कोई टेलीविजन, कोई कुछ नहीं देखते। Now that kind of condition is called isolate system. The total energy of an isolated system remains constant, although it may undergo transformation from one form to another form. अब देखो, आप कमरे में बंद हो, एग्जाम है, किसी से मिलजुल नहीं रहे हो, अंदर ही अंदर आप अपने आप को उत्साहित, हतोत्साहित महसूस कर रहे हो। यू आर गोइंग थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशंस, बट द टोटल एनर्जी, योर टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। योर टोटल मोटिवेशन विल बी फिक्स कि आपको एग्जाम बहुत अच्छे नंबरों से पास करना है। ठीक है, मोटिवेट हुए, डीमोटिवेट हुए, दैट इज ओके, बट द अल्टीमेट टोटल एम इज फिक्स। तो दिस इज, यहाँ पर भी समझ लो, द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट ऑल्दो इट मे अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऑल्सो द इक्विवेलेंस ऑफ हीट एंड मैकेनिकल वर्क इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। भाई इतनी सारी बातें जब हीट और ये सब कह रहे हैं, तो हमने कहा ऊर्जा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही, डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है। तो आप ये कह रहे हो कि हीट कन्वर्ट हो रहा है मैकेनिकल वर्क में, मैकेनिकल वर्क कन्वर्ट हो रहा है हीट में, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ही अलग तरह से कहने का एक तरीका है। बिफोर मैथमेटिक्स, अगर हम और ज़्यादा भाई एंटर करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैथमेटिकली ट्रीट करें, उससे पहले कुछ जरूरी उपकरण हैं जिनको हम इकट्ठा कर ले। उपकरण मतलब मैं आपको कुछ फिजिकल टर्म्स की बात कर रहा हूं जिनको हम समझ लें, क्योंकि उन्हीं के ही उन्हीं की यूज करके हम आगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बताएंगे आप लोगों को। चलो भाई, पहला इंटरनल एनर्जी, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डिस्कवरी। अब आप समझ लो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने इस तरह इस टर्म की खोज की थी। जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि
हर लॉ किसी टर्म के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे जीरोथ लॉ, उसने सबसे पहली बार टेम्परेचर को एक खास तरीके से डिफाइन किया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, उसने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताया, जो कि पहले से लोग जानते थे, लेकिन उसने इंटरनल एनर्जी जैसी चीज़ को बताया। ऐसे ही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम बात करेंगे एंट्रोपी को, हम एंट्रोपी के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में पहले बात नहीं की थी। फिर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, वहाँ हम कहते हैं कि जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर जीरो के बराबर हम नहीं प्राप्त कर सकते इन द फाइनाइट टर्म्स। सो हर लॉ जो है वो कुछ ना कुछ नई चीज़ है जो उसने ऐड की है। इंटरनल एनर्जी के बारे में, इंटरनल एनर्जी जैसा कि नाम है इंटरनल एनर्जी, इट इज़ द टोटल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। देखो यहाँ पर सिस्टम है, सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है? वेलोसिटी की वजह से होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है? किसी न किसी तरह के इंटरैक्शन या फोर्स की वजह से होती है। अगर कहीं कोई फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब वहाँ कोई ना कोई पोटेंशियल होगा, कोई ना कोई इस तरह का फैक्टर होगा जो कि फोर्स को इम्प्लीमेंट कर रहा है या फोर्स को वो जो लागू कर रहा है। तो इंटरनल एनर्जी इज़ द टोटल एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इन अ सिस्टम, इंक्लूडिंग जैसे ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। आप देखो इस डायग्राम में, देखो यहाँ आप देख रहे हो कि आपके पास ये मॉलिक्यूल है। अब ये मॉलिक्यूल जो है ये जेड में ट्रांसलेट कर सकता है, वाई में ट्रांसलेट कर सकता है, ये एक्स में ट्रांसलेट कर सकता है। इसमें ट्रांसलेशनल मोशन है, ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन है। साथ ही साथ इसकी एक्सिस हम कई तरह की मान सकते हैं। देखो आप देख रहे हो ये लाइन है, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है। तो जब ये एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो यहाँ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और साथ ही साथ बॉन्ड जो होते हैं तो बॉन्ड्स आर लाइक द स्प्रिंग, तो बॉन्ड वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। आप देखो कई तरह से वाइब्रेट कर सकते हैं, इस तरह से ट्विस्ट हो रहे हैं या इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं या अलग अलग मोड में वाइब्रेट करते हैं। तो आप देखते हो कि एनर्जी रोटेशन के साथ भी एसोसिएट है, वाइब्रेशनल के साथ भी एसोसिएट है, ट्रांसलेशन के साथ भी एसोसिएट है। तो काइनेटिक एनर्जी में भी हमारे पास कई तरह के ऑप्शंस हैं। उसी तरह से एनर्जी स्टोर्ड इन द केमिकल बॉन्ड एंड द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एनर्जी एसोसिएटेड विद द एटम इटसेल्फ। एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में, तो वहाँ पर भी एनर्जी है। तो इतनी सारी जो एनर्जीज होती हैं किसी सिस्टम के पास, वो सारी एनर्जी का जो जोड़ जमा होता है, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी। सो अ सिस्टम कंटेन्स ओनली इंटरनल एनर्जी, डज नॉट कंटेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट ऑफ वर्क। अगर वर्क इज नॉट समथिंग जो कि किसी बॉडी के अंदर स्टोर होता है, जैसे हीट है किसी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होती है। एंड एनर्जी इन द मोशन, जब एनर्जी मोशन में रहती है उसी को हम हीट कहते हैं। वर्क भी हम स्टोर नहीं करते, वर्क हम परफॉर्म करते हैं। तो हीट एंड वर्क आप एक तरह से आप मान सकते हो कि हीट और वर्क ऐसे दो तरीके हैं जिनसे हम एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं सराउंडिंग के साथ। इसी को देखिए यहाँ पे लिखा है कि हीट एंड वर्क आर द मीन्स, वो तरीके हैं जिसके द्वारा हम सिस्टम एक्सचेंज करते हैं एनर्जी सराउंडिंग के साथ में। आपने कार्य किया किसी के ऊपर, आपने कोई वस्तु रखी हुई थी, आपने उसको खिसका करके आगे बढ़ा दिया, तो आपके शरीर की जो मांसपेशियों की ऊर्जा थी उसकी सहायता से आपने सराउंडिंग में एक पत्थर को चेंज कर दिया। तो आपने उस दौरान अपनी एनर्जी सराउंडिंग में कुछ बदलाव करने के लिए भेजा। ऐसे ही आपने बर्नर जलाया और हीट निकली और हीट से खाना गर्म हो गया, सब्जियां पकने लगी हैं। तो हीट और वर्क जो होते हैं ये कुछ तरीके हैं जिनसे सिस्टम अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करता है सराउंडिंग में। तो ड्यूरिंग द चेंज, तो इसलिए देखो यहाँ पे इस बात को बहुत ध्यान से समझिए कि हीट और वर्क एग्जिस्ट करते हैं ओनली ड्यूरिंग अ चेंज इन द सिस्टम। जिस समय बदलाव आ रहा होगा, सिस्टम से ऊर्जा बाहर जा रही होगी या ऊर्जा उसमें आ रही होगी, तो ये आना जाना किसके द्वारा होगा? हीट या वर्क के थ्रू। हमने किसी पिस्टन को कंप्रेस कर दिया, हमने उसके ऊपर वर्क किया, या हमने उसको एक्सपैंड कर दिया, हमने उसके ऊपर वर्क किया। इस दौरान हमने जो बदलाव किए वो हम सिस्टम से बाहर हमने एनर्जी को भेजा या अंदर लाए। तो इस बात को समझना जरूरी है कि हीट और वर्क ऐसे नहीं जो किसी बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं कि भाई मेरे अंदर 50 जूल वर्क स्टोर है। नो, वर्क इज समथिंग जब आप परफॉर्म करते हो। इसका हीट भी होता है। हीट वो ऊर्जा है जो एक्सचेंज के दौरान हमको दिखती है, ना कि वो स्टोर रहती है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फॉर अ सिस्टम द वर्क W एंड हीट Q
एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी आर एसोसिएटेड विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम देखो, हमने किसी सिस्टम में हीट एनर्जी भेजी तो वो हीट एनर्जी गई, उस हीट एनर्जी ने क्या किया, सिस्टम के अंदर की जो इंटरनल एनर्जी थी उसको चेंज किया और उसके बाद कुछ वर्क परफॉर्म किया। तो हमारी जो भेजी गई ऊर्जा है उसको दो हिस्सों में हमने खर्च होता हुआ देखा। अब ऊर्जा नष्ट नहीं हो सकती तो वो इसी तरह से किसी न किसी तरह से कन्वर्ट हुई होगी, तो हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी देखी और वर्क देखा। अच्छा, फॉर मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी हैव टू डिफाइन द स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। ये दो चीज़ें हमें यहाँ पर डिफ़ाइन करनी थोड़ा ज़रूरी है। इसको अगर हम डिफ़ाइन कर ले जाते हैं तो हम और बेहतर तरीके से अपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के गणित को अप्रिशिएट कर पाएंगे। आई वुड सजेस्ट कि आप जितना ज़्यादा मैथमेटिकली थोड़ा अपने आप को ओरिएंट रखिए। आप किसी बैकग्राउंड के हो सकता है आप जो वीडियो देख रहे हो आप बायो बैकग्राउंड के हो या आप मैथ बैकग्राउंड के हो, तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो बायो बैकग्राउंड के हैं उनकी गणित कमज़ोर ही होगी, और ये कोई नियम नहीं है। गणित इज़ नॉट समथिंग कि ये बिल्कुल ऐसी चीज़ है जिसको कि हम सीख नहीं सकते। इट इज़ जस्ट अ लॉजिक, इट इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। ठीक है, एक भाषा है। जैसे आप किसी देश में जाते हो, आप किसी ऐसी कंट्री में गए हो जहाँ भाषा अंग्रेजी बोली जाती है, तो भले हो सकता है आपने अंग्रेजी ना पढ़ी हो, बट आप वहाँ रहते रहते आप अंग्रेजी सीख जाओगे। वैसे ही गणित भी एक भाषा है। ये डर हटा दीजिए कि वो ऐसी चीज़ है जिसके हम समझ नहीं सकते। आप थोड़ा सा उसके साथ रूबरू होगे, थोड़ा सा प्रयास करोगे, यू विल लर्न द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स तो टर्म एक एक्सप्लेनेटरी टर्म में पूछी जाती है, समझी जाती है। चलिए, द स्टेट फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम which has a definite value for a particular state of the system। थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज है ये। मैं ये जो वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ, इसका पर्पज़ ये है कि आपको चीज़ें थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में समझ में आए। देखो, हो सकता है इसको अप्रिशिएट ना किया जाए, बट अगर हम जो साइंस है उसकी भाषा के रूप में, उसकी जो ओरिजिनल भाषा है उसके रूप में नहीं रखेंगे, जो उसकी टर्मिनोलॉजी है उसके टर्म में नहीं रखेंगे, उसको पॉपुलर बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए हम हद से ज़्यादा सरल नहीं कर सकते। हमें थोड़ा सा उसकी जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये जो लिख रहे हैं वो इसी हिसाब से है कि आपको थोड़ी सी चीज़ें उस तरह से समझ में आए, जो एक्चुअल क्या लिखना है वो आपको समझ में आए। तो स्टेट फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम विच हैज़ अ डिफरेंट वैल्यू फॉर पर्टिकुलर स्टेट। सिंपल सी बात है, स्टेट फंक्शन, स्टेट किसी पर्टिकुलर स्टेट की प्रॉपर्टी होती है, या a thermodynamical quantity is called state function if when a process occur, कोई प्रोसेस जब हो रहा हो तो उसकी चेंज हो वैल्यू में, of that thermodynamical quantity depends only upon its value in the initial state and in the final state and does not depends upon the path by which a change is brought about। Okay, a very clear, a very beautiful definition। आप कहते हो ये स्टेट फंक्शन है, हमने किसी टर्म को स्टेट फंक्शन कहा, यानी कि वो स्टेट पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो स्टेट पर डिपेंड करता है। आप किस रास्ते से आ रहे हो, किस रास्ते से जा रहे हो, इस पर डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल, हम सब आज की डेट में ई कॉमर्स वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देखा कि आपको आपका एक प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट आपके पास आ जाना चाहिए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको वो प्रोडक्ट सही सलामत मिल जाए। अब अमेजन कंपनी उसको आपके घर से 20 किलोमीटर दूर किसी दुकान से खरीद के आप तक भेज रही है, या आपके घर से 500 किलोमीटर दूर किसी दुकान से खरीद के आप तक भेज रही है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। वॉट इज इम्पॉर्टेंट दैट कि फाइनली वो प्रोडक्ट सही सलामत आपके पास पहुंच जाए। सो आप केवल उसकी स्टेट कि कहीं से चला लेकिन हम तक पहुंच जाए, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। 20 किलोमीटर की यात्रा करके पहुंच रहा है, 50 किलोमीटर, 500 किलोमीटर की यात्रा करके पहुंच रहा है, हमें इससे कुछ मतलब नहीं है। हमें डेट मिल गई है कि आपका प्रोडक्ट इस डेट के अंदर आ जाएगा। अगर वो डेट 5 दिन की है तो 5 दिन के अंदर आपको मिल जाना चाहिए, कितनी भी दूरी की यात्रा, पाथ कितना भी लंबा हो। तो कुछ ऐसा ही हम सोचें कि जब हम किसी ऐसे
टर्म की बात करें जो कि सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। एक और एग्जांपल सोचो, इसे मान लो एक बर्तन है और बर्तन के अंदर पानी भरा है और इस पानी का टेम्परेचर मान लो 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो शुरू में पानी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड था और अब उसको 80 डिग्री सेंटीग्रेड करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब कैसे आप कर सकते हो? 50 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी है, उसको 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक कैसे कर सकते हो? कई तरीके हैं। एक तो तरीका यह है, इसको गर्म कर दो, 50 से 80 कर दो गर्म करके, ठीक है। एक तरीका यह है कि इसमें आप थोड़ा सा गर्म पानी मिला दो, आप गर्म ना करो, इसमें गर्म पानी मिला दो तो उसका टेम्परेचर 80 हो जाएगा। जब गर्म पानी मिलाने के बाद नहाने में, यही तो करते हैं हम लोग ना, गर्मियों जाड़ों में जब पानी ठंडा होता है उसमें गर्म पानी मिला करके उसके टेम्परेचर अपनी बॉडी के हिसाब से कर लेते हैं। या आप ये कह सकते हो कोई गर्म लोहा लो और उस गर्म लोहे को इस पानी के अंदर डाल दो, ठीक है, भाप वगैरह बनेगी, उसको ढक्कन से बंद कर लो तो उससे कुछ तो टेम्परेचर चेंज होगा। या कोई स्टिरर है, कोई मथनी है, उसको तेजी से मथो तो जो इसके अंदर फ्रिक्शन जनरेट होगा, यहाँ फ्रिक्शन जनरेट होगा, हो सकता है उससे भी टेम्परेचर बढ़ जाए। कई तरीके हैं जिससे हम कर सकते हैं। तो तरीके से हमें कोई मतलब नहीं। हमने कहा नहीं भाई आप 50 से 80 करके पानी दो, इसको मथ दो, इसको मिक्सी में डाल के करो, इसमें आग अंगार डाल दो, इसको गर्म करो, इसमें गर्म पानी जो करना है करो, मुझे सिर्फ 80 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इस तरह के जो फंक्शन जो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं उन्हीं को हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। जैसे मास है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, इंटरनल एनर्जी, ये सब स्टेट फंक्शन है। शुरुआती अवस्था और अंतिम अवस्था पर डिपेंड करते हैं। While for a thermodynamical quantity, the change in which during a process depends upon the path followed is a path dependent function and is not a state function. दूसरी तरफ वो क्वांटिटीज जो किसी प्रोसेस के दौरान इस बात पर डिपेंड करें कि किस रास्ते से आप इनिशियल से फाइनल स्टेट की तरफ जा रहे हो, अगर इस पे डिपेंड कर रहे हैं तो हम उनको पाथ फंक्शन कहेंगे। सपोज जैसे आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, एक रास्ता तो ये है, एक रास्ता थोड़ा सा ये है, एक रास्ता ये है, रास्ता नंबर 1, 2, 3। अगर आप मोटरसाइकिल लेके जा रहे हो तो आप 3 नंबर रास्ते पे जाओगे तो आपको ज़्यादा पेट्रोल खर्च होगा, 2 पे जाओगे तो थोड़ा सा हो सकता है पेट्रोल कम खर्च हो, 1 वाले रास्ते से जाओगे तो पेट्रोल का खर्च और भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर पेट्रोल का जो खर्च है, पेट्रोल का जो खर्च अगर एक फंक्शन माने expenditure on the petrol, then that expenditure on the petrol will be a path function, डिपेंड करेगा पाथ पर। ओके, सो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन आपके पास हो सकते हैं। अब मैथमेटिकली द स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन आर एसोसिएटेड विद द एग्जैक्ट डिफरेंशियल एंड इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। अब जो लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उनको ये चीज़ें आगे आने वाले समय में समझ में आएगी, उनको पढ़ाया जाएगा एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, और इस पे बहुत सारे सवाल होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर उस सवालों को नहीं हल कर रहे हैं, हम यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल का फिजिकल मतलब क्या है इसकी बात कर रहे हैं। इसीलिए जो लोग मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड के नहीं है वो भी यहाँ पर कोई परेशान ना हो, हम लोग एक जनरल तरीके से समझ रहे हैं इसको। देखो भाई ऐसा है, हमने बात किया स्टेट फंक्शन की, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, पाथ फंक्शन की उम्मीद समझ में आ रहा होगा। तो कैसे ये पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन को अगर मैथमेटिकल भाषा में लिखा जाए तो इनके लिए हम कुछ टर्म इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्टेट फंक्शन, फंक्शन मतलब कोई वॉल्यूम की बात कर रहे होगे या किसी एनर्जी की बात कर रहे होगे या किसी वर्क की बात कर रहे होगे, तो वो जो वर्क और एनर्जी होंगी ना वो किसी और भी टर्म पे डिपेंड कर रहे होंगे, मतलब वो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहे होंगे, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे होंगे। तो इस तरह से हम कुछ फंक्शन को डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल देखो, एग्जैक्ट डिफरेंशियल कैन बी इंटीग्रेटेड बिटवीन प्रॉपर लिमिट्स। अगर हमारे पास कोई फंक्शन एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट मतलब वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है, वो एंड पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। एग्जैक्ट का मतलब है वो सिर्फ एंड पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर एग्जैक्ट फंक्शन है उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं प्रॉपर लिमिट के। अब प्रॉपर लिमिट का मतलब है भाई हमें मालूम है कि एक इनिशियल वैल्यू है, एक फाइनल वैल्यू है और सिर्फ इन्हीं पे डिपेंड करना है। तो जैसे हमारे पास कोई ए है, एग्जैक्ट फंक्शन है जो कि
स्टेट फंक्शन होगा, उसको डिफरेंशिएशन किया dA और उसको इंटीग्रेट करोगे तो आप एक इनिशियल पॉइंट एक फाइनल पॉइंट लिख सकते हो। तो आप इस तरह से डिफरेंशियल कर सकते हो। अगर मान लो b एग्जैक्ट नहीं है, यानी b एंड पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता बल्कि पाथ पे डिपेंड करता है, तो भाई पाथ पे जो डिपेंड करता है जब उसके लिए एंड पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है तो आप एंड पॉइंट ऐसे लिख भी नहीं सकते हो और इस तरह से उसको डिफरेंशिएट को इंटीग्रेशन भी नहीं ला सकते हो। तो ये तो एक तो बड़ी बात है। अगर फंक्शन की लिमिट के साथ हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो फंक्शन कैसा होगा, एग्जैक्ट होगा, और एग्जैक्ट होने का मतलब वो स्टेट फंक्शन होगा। और अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब पाथ डिपेंडेंट फंक्शन होगा और फिर वहाँ पे लिमिट की कोई वैल्यू नहीं है। आयलर की एक बात यहाँ पर हमें समझनी है, आयलर रेसिप्रोसिटी रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। उनका कहना था कि अगर ए एग्जैक्ट है और वो मान लो x और y पे डिपेंड करता है तो ऐसा लिख सकते हैं a इज फंक्शन ऑफ x एंड y। तो आयलर के हिसाब से आप dA कैसे लिखोगे, चेंज इन a को कैसे लिखोगे, डेल a बाई डेल x एट कॉन्स्टेंट y dx, डेल a बाई डेल y एट कॉन्स्टेंट x dy। बहुत सारे मतलब नहीं है इसके, जस्ट इसको टूल की तरह समझो। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब आयलर की बात सुनो, dA को हम लिख सकते हैं, मान लो ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है इसको ऐसे लिखा गया, dx तो ऐसे ही है, इस पार्शियल डिफरेंशिएशन को nxy लिखा, ये dy ऐसे ही है। अगर हमारे पास a एग्जैक्ट है, xy पे डिपेंड करता है, यानी कि इस तरह के रिलेशन है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आयलर के हिसाब से। और अगर हम उसकी किसी स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो m की वैल्यू है वो m की वैल्यू जो है वो dA बाई dx है, n की वैल्यू dA बाई dy है। तो आपने देखा m जो है वो dA बाई dx है कांस्टेंट y पर, n dA बाई dy है कांस्टेंट x पर। अब अगर a सच में एग्जैक्ट है तो इसका मतलब है आप इस m को y के साथ डिफरेंशिएट कर दो। देखो m, ये m है, m dx के साथ था तो उसको उसके पड़ोस के साथ डिफरेंशिएट कर दो, यानी m को y के साथ डिफरेंशिएट कर दो, वैसे ही n को x के साथ डिफरेंशिएट कर दो। ऐसा करने के बावजूद भी अगर दोनों बराबर हों तो इसका मतलब a जो है हमारा एग्जैक्ट होगा। तरीका है टेस्ट करने का, जैसे केमिस्ट्री में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, आपने उसमें KNO3 मिला दिया, H2S गैस फ्लो करा दी तो वो काले रंग का हो गया, वो हरे रंग का हो गया, या वो ट्रांसपेरेंट हो गया, तो इसका मतलब वहाँ पर ये एजेंट है। इस तरह के टेस्ट होते हैं ना, तो ऐसे मैथमेटिक्स में भी टेस्ट है ये एक तरह का। अगर ए एग्जैक्ट है तो उसको हम एक तरह से लिख सकते हैं, उससे हम m और n वेरिएबल निकाल सकते हैं और फिर उस m और n के साथ इस तरह का एक रिलेशन चेक कर सकते हैं। अगर है तो इसका मतलब वो फंक्शन एग्जैक्ट होगा। फॉर एग्जैक्ट फंक्शन द साइक्लिक इंटीग्रेशन इज ऑलवेज जीरो, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। भाई देखो ये 1 है, ये 2 है, एग्जैक्ट फंक्शन केवल 1 और 2 पर डिपेंड करता है, तो 1 से 2 पर किसी भी रास्ते से गए एक ही बात आएगी। तो यहाँ से a से 1 से 2 जाने तक आपने मान लीजिए कोई क्वांटिटी इकट्ठा की u, किसी भी रास्ते से गए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो u इकट्ठा, u क्या लिखो आप इसको, मान लो कुछ s, जस्ट एक कोई क्वांटिटी हम मान ले रहे हैं, हम कुछ भी मान ले, p मान ले, क्योंकि s एंट्रोपी से होता है ना। अच्छा, फिर 2 से a तक आए किसी रास्ते से, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अब जब 1 से 2 गए तो उसको p माना, तो 2 से 1 गए तो मान लो -p, ठीक है, ऐसा मान लो, ऐसा हुआ। तो अब अगर टोटल इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस का जो टोटल निकालोगे तो +p -p क्या 0 आ जाएगा। तो वही लिखा है कि एग्जैक्ट फंक्शन है, साइक्लिक इंटीग्रेशन जो होता है वो हमेशा 0 होता है। तो इस चीज़ को ऐसे लिखाया गया, इंटीग्रेशन करोगे तो लिमिट क्या रखोगे, a1 से a2 और फिर a2 से a1। तो इसको दिखाने के लिए हम यहाँ एक छोटा सा सर्किल बना देते हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस में आप तो a1 से पहले a2 गए, फिर a2 से a1 आ गए, तो इस चीज़ को हम दिखा सकते हैं एक सर्किल के थ्रू। तो अगर dA को सर्किल पे आप इंटीग्रेट करोगे तो 0 आएगा। भाई एक जाने में जितना और आने में जो है वो दोनों बराबर हो गए। ओके, सो इन मैथमेटिकल नोटेशन द इनएग्जैक्ट फंक्शन जो होते हैं वो पाथ डिपेंडेंट फंक्शन होते हैं। तो जो पाथ डिपेंडेंट फंक्शन होते हैं वही इनएग्जैक्ट होते हैं, और जो इनएग्जैक्ट होते हैं ना उनका साइक्लिक इंटीग्रेशन 0 होता है, ना उसमें लिमिट रख सकते और ना उनमें हम m बाई dy और बराबर ये वाली कंडीशन वहाँ पर फुलफिल नहीं होती। तो m का y के साथ डिफरेंशिएशन, n का x के साथ डिफरेंशिएशन बराबर नहीं होता है।
तो जो जो कंडीशन एग्जैक्ट में फॉलो होती है वो कंडीशन यहाँ पर फॉलो नहीं होती है। सो इन मैथमेटिकल नोटेशन द इनएग्जैक्ट फंक्शन ही पाथ डिपेंडेंट फंक्शन होते हैं एंड द फंक्शंस आर रिप्रेजेंटेड एज दिस। अब देखो यहाँ पर खास बात देखिए, यहाँ पर अगर हम d के ऊपर कट लगा देते, जैसे w है, w में चेंज हो गया dw, लेकिन अगर हम यहाँ कट लगा देते हैं तो इसका मतलब वर्क जो होता है ना वो एक पाथ फंक्शन होता है, इनएग्जैक्ट फंक्शन होता है। क्यू है, क्यू में चेंज, क्यू में चेंज को dq है और d के ऊपर कट लगा दिया, इसका मतलब एनर्जी जो है वो जो है एक पाथ डिपेंडेंट फंक्शन होती है। इंटरनल एनर्जी u है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी du हो गया, लेकिन यहाँ कट नहीं लगाया, इसका मतलब है कि du जो है, u जो है वो एक स्टेट फंक्शन है। तो जो स्टेट फंक्शन है उसकी लिमिट रखी जा सकती है, उसका साइकिल जीरो होता है, उसमें आइदर का रेसिप्रोसिटी रिलेशन फॉलो करता है और उसमें हम कट नहीं लगाते हैं, और जिनमें ये सारी कंडीशंस नहीं होती हैं उनको हम कट लगा के दिखाते हैं। तो अब आप देखो, इसका मतलब है कि अगर हम करेक्ट फॉर्म में लिखें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे लिखा जाएगा, आपने जो हीट दी dq वो पाथ फंक्शन होती है इसीलिए कट लगा है, तो dq बराबर dw प्लस du, पढ़ेंगे हम dq du ही, ठीक है, पढ़ने में हमारा कोई अंतर नहीं आएगा कि हम इसको कुछ और पढ़ेंगे, बट आप इस चीज़ को अप्रिशिएट कैसे करोगे कि कौन सा पाथ फंक्शन है और कौन सा स्टेट फंक्शन है, तो उसके लिए आप मैथमेटिकली इसमें कट नोटेशन यूज करोगे। नहीं भी करोगे तो कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा वो, लेकिन बट ये कुछ हैं चीज़ें जो दुनिया में एग्जिस्ट कर रही हैं, लोग कॉमन प्रैक्टिस में ला रहे हैं, तो यू शुड नो इट, ओके, यू शुड नो द थिंग्स इन द मोर कंप्लीट फॉर्म जितना कि आप कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो अगले पार्ट में, आई थिंक वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो अगले पार्ट में हम लोग कुछ साइन रूल पढ़ेंगे जो कि वर्क के साथ जुड़े हुए होते हैं, एंड देन वी विल एंटर टू द अनदर मैथमेटिकली रिगरस पोर्शन इस थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट के। सो हैव अ नाइस डे एंड टिल देन बाय बाय।